नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं आज की क्लास इस अनुपम काव्य रचना के साथ जो मेरी मौलिक है। शिव के डमरू से निकली हर ध्वनि का मैं वर्ण बन जाऊं, पानी पानी के कलम की करामात बन जाऊं, मगर अगर व्याकरण का कहीं प्रश्न भी सुन लूं, उसे सुलझाकर व्याकरण शास्त्र बन जाऊं। जी हाँ, हम शुरू करते हैं आज हिंदी की वर्णमाला। जो अक्षर है, हिंदी का वर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी की वर्णमाला सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। हम आज स्वरों की बात करेंगे, स्वर की प्रवृत्ति, स्वर का उच्चारण, स्वर के प्रकार आज हम पूरा डिस्कस, और अपने आगे अगली क्लास में आपको व्यंजन का विस्तार बताएंगे। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजें, जिससे हमें प्रेरणा मिले। स्वर स्वर ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होती हैं। इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उच्चारण किया जाता है उनका। स्वर स्वर हिंदी में 11 प्रकार के होते हैं। 11 हैं, प्रकार के नहीं, 11 स्वर हैं और ये 11 हैं, जबकि पूरी वर्णमाला में 52 लेटर्स मतलब 52 अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, उसमें से 11 स्वर हैं। और उसके अलावा जो तो ये है अंग और आहा। इस अंग को अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं, स्वरों में ये अयोगवाह कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हमारे किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा। अयोगवाह का मतलब है कि ना तो ये स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में, इसलिए इनको अयोगवाह। अयोग मतलब इनका योग ना तो स्वरों में हुआ है और ना ही व्यंजनों में। अब हम बताते हैं कि इनकी मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। ये अ, ई और ई, उ और ये उ, ऋषि, इस तरह से ए एंड और ए, ओ की मात्रा और अ की मात्रा। इस प्रकार हम इनकी मात्राएं लगाते हैं। मात्राओं के अलावा इनका उच्चारण अलग अलग, हमारे अलग अलग मुख की अलग अलग भागों से, जिस प्रकार हमारी जीभ जहां जहां स्पर्श करती है, उसी हिसाब से इनके उच्चारण का स्थान निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो ये उच्चारण होते, तो आ और आ, ये कंठ कंठ से उच्चारण होते हैं। अ और आ। ई, दोनों ई तालव्य है। उ ओष्ठ है, होठों से बोले जाते हैं। और ऋषि मूर्धा है। ए आए कंठ तालु और ओ आओ हमारा है कंठ और ओष्ठ। कंठ से और होठों की सहायता से मिलाकर बोले जाते हैं। इसी अंग को हम नाशक कहलाता है, मतलब नाक की सहायता से ये बोला जाता है, नाशक। और आहा भी कंठ है, कंठ से बोला जाता है। आहा कंठ से, जिसको विसर्ग हम कंठ से उच्चारित करते हैं और अनुसार को हम नाशक के है, नाक की सहायता से बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है। अब हम स्वरों के प्रकार बताते हैं आपको, कितने प्रकार के स्वर होते हैं और हमें कितने। तो सबसे पहले मात्रा का मतलब होता है स्वर जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है। किसी अक्षर को उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसी समय को हम मात्रा कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर, जिसको ज्यादा दुगना समय लगता है उच्चारण करने में उसको दीर्घ स्वर, और जिसमें तिगुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर। तो ह्रस्व क्या है? अ ई उ ऋषि, ह्रस्व स्वर। दीर्घ में आ ई उ ए आए ओ आओ और आगत आ ध्वनि, ये ध्वनि आगत है।
इसको हम दरअसल जब हम लिखते हैं ऑफ, शब्द लिखते हैं ऑफ, तब यहाँ लगाते हैं। ये अनुनासिक नहीं है, ये आगत है। अनुनासिक इसमें अंतर होता है, ये अनुनासिक ध्वनि है और ये आगत है। ये जैसे हम 5 लिखेंगे तब ये लगाएंगे, हम ऑफ लिखेंगे ऑफ तब ये लगाएंगे। इसमें यहाँ पर जो डॉट होता है ये इसके अंदर डॉट नहीं होगा, आगत ध्वनि में डॉट नहीं लगाते हैं, जबकि अनुनासिक में डॉट लगाते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा अनुनासिक है और ये आगत ध्वनि है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये इसको याद रखेंगे। तो ये दीर्घ है, दीर्घ मतलब दूना समय लगता है उच्चारण करने में स्वरों को, प्लुत जिसमें तिगुना समय लगे उच्चारण। जैसे हम कहते हैं राम ओम, बहुत देर तक, जब तब ये कहलाता तिगुना समय। और ये एस की तरह, ये इस तरह इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। ये संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में जनरली नहीं प्रयोग होता है। अब जीव, जीव का जो भाग है, अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च पिछला भाग, जीव के भाग किस भाग से उच्चारण होगा उस हिसाब से स्वरों को भी बांटा जाता है। तो अग्रभाग से अगला, यहां से ई और ए आए, ई ए आए, ये अग्रभाग से उच्चारित होते हैं। जो अ है, अ से अनार, ये मध्य भाग से उच्चारित होता है जीव के। और जीव और पश्च अ उ ओ अ और आगत ध्वनि, ये जीव के पिछले भाग से उच्चारण होता है इनका। अब मुख द्वार, हम जब स्वरों को उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख द्वार है वो कैसा होगा, आधा बंद रहेगा या आधा खुलेगा, या पूरा खुलेगा, आधा नहीं खुलेगा, तो इस तरह से। तो विवृत, विवृत का मतलब ओपन, पूरा। जैसे हम अगर हम आ उच्चारण करते हैं, आ से आम, आ, तो पूरा उच्चारण, पूरा मुंह खोल के करते हैं आ, तो ये है हमारा विवृत, ओपन, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, आधा खुलता है। तो कौन सा, अ, ए, औ और आगत। ये आगत मैं बार बार कह रहा हूं। ये अर्ध संवृत, संवृत का मतलब होता है क्लोज, तो आधा बंद रहता है किसमें, ए और ओ, ए ओ, आधा बंद रहता है। संवृत क्लोज, पूरा मुंह में बाहर नहीं खुलेगा, लेकिन अंदर हम शब्द अक्षरों का उच्चारण करें, ई उ उ, क्लोज रहता है। तो ये 4 प्रकार मुख द्वार के अनुसार इनको स्वरों को हम अलग अलग, होठों के अनुसार भी हम इनको उच्चारण करने की, हमारी होठों की आकृति, कभी कभी हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो गोल आकृति बन जाती है हमारे होठों की। तो वो जो गोल आकृति बनती है उसे व्रतमुखी कहते हैं, व्रत की तरह सर्किल बन जाता है। और आवृतमुखी का मतलब जिसमें सर्किल ना बने। अब देखिए आवृतमुखी, आ ई ए। अब यहाँ हम जब उच्चारण करेंगे इनका तो हमारा मुख है पूरी तरीके से व्रत बन जाएगा, व्रत बन जाएगा, सर्किल बनेगा। जैसे उ ओ आ, इस तरह से। अब घोष, घोष का मतलब संस्कृत में होता है कंपन होना। कंपन, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण हमारे कंठ में यहाँ स्वरतंत्रियां होती हैं। तो जब जिन स्वरों को उच्चारण करने में यहाँ पर हमारे स्वतंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उसी कंपन को हम घोष कहते हैं। अब अगर तो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं, मतलब उनको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसलिए सभी स्वर 11 के 11 पूरे स्वर सघोष होते हैं। और प्राणत्व, प्राणत्व का मतलब संस्कृत में कहते हैं हवा। जब हम अब देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का तो मुख से हवा निकलती है हमारे, जो भी तभी बोलते हैं। तो जिसमें कम हवा निकलती है उसे कहते हैं अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, और महा का मतलब बहुत, और प्राण का मतलब मैंने बता दिया हवा। तो जिन स्वरों को बोलने में अधिक हवा निकले वो महाप्राण, और जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम हवा मुख से निकले वो अल्प प्राण। तो ये जो वैसे स्वर तो सभी अल्प प्राण है, स्वरों को उच्चारण करने में हमारे मुख से कम हवा निकलती है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण है, कोई भी स्वर महाप्राण नहीं है। सभी के सभी स्वर
अल्प प्राण है, सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं और स्वरों के 11 स्वर हैं। इनका भी उच्चारण हमारे अलग अलग स्थानों से होता है, कहीं कभी कंठ से, कभी हमारे होठ से, कभी तालव्य, कभी मूर्धा, इस तरह से होते हैं। 11 स्वर होते हैं। पूरी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। और जो ये अंग और आहा है, इनको अयोग बाहा कहते हैं। ये अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हमारे कंठ से होता है और अंग का उच्चारण हमारी नाक से होता है। तो ये हमने आपको स्वर के प्रकार, स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर की मात्राएं और हमने बताया कि किस तरह से मात्रा का मतलब होता है स्वर को उच्चारण में लगने वाला समय, उसकी मात्रा कहलाती है। और फिर अलग अलग जिस प्रकार से हमारे मुख की भाव भंगिमाएं बनती हैं, उसी प्रकार से उनके नाम रखे जाते हैं। तो हमने अभी स्वर आपको समझाया। अगला अभी व्यंजन की बारी है, व्यंजन को बताएंगे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए और ये हमारा क्लास देखते रहिए। नमस्कार।